Hello and welcome back to our channel part 2 of Rebirth of Sweet Mom। शुरू करने से पहले सभी लोग लाइक और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। चैप्टर 11 आयरा का सबसे खूबसूरत पल और आखिरी सबूत। थोड़ी देर बाद कियान उस कमरे का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन उसे सबूत का सभी नहीं मिलता तो वो अपनी आंखें बंद कर फिर से आयरा के बोली हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। तो उसे ये याद आता है कि आयरा ने वो सबूत उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल के पास रखा हुआ है। तभी उसके दिमाग में एक बात हिट करती है और वो अपनी आंखें खोल सामने पेंटिंग को देखने लगता है। तो उसे याद आता है फ्लैशबैक। इस वक्त कियान हॉस्पिटल में एक वार्ड में खड़ा था, तभी एक नर्स वहां आती है और कियान के हाथों में एक बेबी थमाती है जो पिंक कलर के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसे अपने हाथों में लेकर कियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में दुनिया की सबसे कीमती चीज है, उसकी जान से भी ज्यादा कीमती। उसे अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। वो उस बेबी को, जो और कोई नहीं बल्कि कियू थी, वो उसके फोरहेड पर किस करता है। और ये नज़ारा आयरा अपनी अंधखुली आंखों से देख रही थी। उसकी विश थी कि जब उसका बेबी इस दुनिया में आएगा तब सबसे पहले उसे उसके पापा यानी कियान ले, और उसकी ये विश पूरी भी हो गई, जो किसी और ने नहीं बल्कि अंश ने की थी। उसने पीयूष, नैना और उसकी माँ को कहा था कि कियान इस वक्त मीटिंग में है, तो वही मिस्टर अंट मिसेस राठौड़ को अपना प्लान बताया था। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन फिर आयरा के खुशी के लिए मान गए। तो वही अंश खुद हॉस्पिटल में था, लेकिन उसने कियान से कहा था कि वो ट्रैफिक में फंसा है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कियान को वहां रुकना पड़ा। कियान, जो अब तक प्यार से कियू को देख रहा था, जैसे ही उसकी नज़र आयरा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गई तो उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया और वो कियू को आयरा के घेरे से सुलाते हुए वहां से चला जाता है, जिसे देख आयरा के आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी कियू रोने लगी। आयरा को उठने में तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन कियू के लिए वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठती है और कियू को चुप कराने लगी, लेकिन उसके खुद के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। प्रेजेंट ये याद कर कियान को फिर से खुद पर गुस्सा आने लगता है। फिलहाल वो इन सब को इग्नोर कर उस पेंटिंग को ध्यान से देखता है तो पाता है कि उसे पेंटिंग के फ्रेम का कोना थोड़ा टेढ़ा है। ये नोटिस करते ही कियान जल्दी से बेड पर चढ़ता है और उस पेंटिंग के पीछे देखता है, और उसके सोच के मुताबिक उसे उस पेंटिंग के पीछे एक एनवोल्प मिलता है, जिसे कियान जल्दी से निकालकर उस पेंटिंग को फिर से उसकी जगह पर लगा देता है। और एक बार उस कमरे को अच्छे से देखने के बाद कमरे बाहर निकलकर स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में आकर कियान जल्दी से वो एनवोल्प ओपन करता है तो उसे उसमें एक पेन ड्राइव और एक लेटर मिलता है। तो कियान पहले उस लेटर को निकालकर पढ़ने लगता, जिसमें लिखा था, आई होप मिस्टर रायजादा, जिस वक्त आप ये लेटर पढ़ रहे उस वक्त देर ना हो गई हो। खैर, फिलहाल तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक बार इस पेन ड्राइव में सेव वीडियो को देख ले, उसके बाद ही शायद आपको आगे का लेटर समझ आ जाए। और हाँ, पहले वीडियो ही देखिएगा। कियान आयरा की ये बातें पढ़कर हैरान था, फिर भी वो जल्दी से अपने लैपटॉप को ओपन करता है। उसमें वो पेन ड्राइव इंसर्ट कर उस वीडियो को देखने लगता, जो कुछ ऐसा था। वीडियो में पीयूष और नैना एक कैफे में बैठे थे। वो कैफे लगभग खाली था, जो पीयूष ने करवाया था। वो दोनों कॉफी पी रहे थे कि नैना हंसते हुए कहती है, पीयूष बेबी, ये कियान की इतना बेवकूफ़ है ना, जो हमारे एक बार कहने पर ही ये सच मान बैठा कि उस रात उसके ड्रिंक में ड्रग्स आयरा ने मिलाए थे, जबकि सच तो ये है कि उसके ड्रिंक में ड्रग्स हमने मिलाए थे। नैना की बात सुन पीयूष कहता है, अरे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है उसकी कि वो हमारे कहने पर खुद के बच्चे को, जो इस वक्त उस आयरा के पेट में पल रहा है, उसे किसी और का नाजायज़ बच्चा कह रहा है। और वही वो आयरा उसे ये बता कर मरने की कगार पर है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन फिर वो मान नहीं रहा है कि ये बच्चा खुद उसका है। पीयूष की बात सुन नैना कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहती है, लेकिन कियान के दिल में उस आयरा को लेकर नफरत भरना भी आसान नहीं था। वो तो शुक्र है उस लड़के का, जो उसने बिल्कुल सही एक्टिंग की, जिसे कियान को ये लगे कि आयरा एक पैसों की भूखी लड़की है और इसलिए वो उसे प्यार का नाटक कर रही है ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। नैना की बात सुन पीयूष कहता है, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करें, क्योंकि मैंने खुद सुना है मेरा सो कॉल्ड बड़े पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी उस कियारा के नाम करने वाले हैं, और जब तक कियारा 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उस प्रॉपर्टी पर आयरा का हक होगा।
पीयूष की बात सुन नैना मुस्कुराते हुए कहती है, सिंपल, जब मामा जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस कियारा के नाम कर देंगे तब हम मामा मामी दोनों को मार देंगे और कियारा को किडनैप कर आयरा को प्रॉपर्टी पेपर साइन करने कहेंगे और एक बार आयरा पेपर साइन कर दे तब हम उन दोनों माँ बेटी को भी मार देंगे। नैना की बात सुन पीयूष भी मुस्कुराते हुए कहता है, वाह क्या प्लान बनाया है बेबी, मुझे तो तुम्हारा प्लान सुनकर ही तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। पीयूष की बात सुन नैना सेडिक्टिव वॉइस में कहती है, तो रोका किसने है बेबी, चलो यहाँ पास ही में एक होटल है वहीं चलते हैं। इसके बाद वो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फ्लाइट में बैठी आयरा अपनी गोद में सो रही कियू का सर सहलाते हुए अपने मन में कहती है, आई होप आपने वो पेन ड्राइव वाली वीडियो देख ली हो और वक्त रहते माँ पापा को बचा ले। इतना सोचकर आयरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 12 कहा गई आयरा। रायजादा विला जो स्टडी रूम कुछ देर पहले बिल्कुल साफ थी, जहां हर एक चीज सलीके से रखी हुई थी, इस वक्त वही स्टडी रूम कबाड़ खाना बन चुकी। हर तरफ टूटा हुआ सामान, कांच, बुक्स जो बुक्स शेल्फ ना होकर जमीन पर उल्टी सीधी पड़े हुए थे, जिसके बीच कियान अपने फ़ोन को लेकर बैठा और उसमें कियू की फ़ोटो देख रहा था। ये फ़ोटो कियू के फर्स्ट बर्थडे की थी जिसमें वो बहुत रो रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस रायजादा ने उसे कियान के गोद में दिया वो चुप हो गई। और वही फ़ोटो अंश ने कियान के फ़ोन में खींची थी, जिसके बारे में कियान को पता था। वो ये फ़ोटो डिलीट तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। इस वक्त कियान की आंखें लाल थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। अगर कोई उसे देख ले तो कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये वही कियान रायजादा है जिसे सब कुछ सलीके से और साफ तरीके से पसंद था। कियान फ़ोन में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी एंज, पापा बहुत बुरे हैं ना, जो आपको और आपकी मम्मा को परेशान करते थे। लेकिन पापा क्या करते बच्चा, उनके दिल में ते बुरे लोगों ने आपके और आपकी मम्मा के खिलाफ जहर भर दिया था, जिसकी वजह कुछ देख ही नहीं पाए कि आपको और आपकी मम्मा को कितना हर्ट किया है। लेकिन अब मैं ना आपको हर्ट करूँगा ना आपकी मम्मा को। ये बीलते ही कियान को याद आया कि आयरा तो एंज के साथ ये शहर छोड़कर जाने वाली थी। ये याद आते ही कियान तुरंत उठा और स्टडी रूम से बाहर भागा। भागते हुए सीढ़ियां उतर रहा था कि उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। वही मिसेस रायजादा जो किचन में से बाहर निकली थी, कियान को इस तरह गिरता देख वो घबरा गई और जब कियान नीचे आया तो उसके सर से खून निकल रहा था, जिसकी परवाह किए बगैर वो बाहर भाग जाता है। तो वही मिसेस रायजादा चिल्लाते हुए बोल रही थी, कियान क्या हुआ और तुम कहाँ जा रहे हो कियान, केशव केशव। मिसेस रायजादा के इस तरह चिल्लाने से मिस्टर रायजादा वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ ममता जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही है और आप रो क्यों रही है। मिस्टर रायजादा यानी कि केशव जी के पूछने पर मिसेस यानी कि ममता जी रोते हुए कहती, केशव जी वो कियान वो अभी भागते हुए बाहर गया, वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ गया जिसके वजह उसे चोट लगी, उसमें से खून भी बह रहा है, लेकिन फिर भी वो इस हालत में बाहर चला गया। आप कुछ करिए, उसे रोकिए या उसके पीछे किसी को भेजिए। इतना कहते हुए वो दरवाजे की तरफ देख रो रही, जिसे देख केशव जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो छोटा बच्चा नहीं है जो इतनी सी चोट पर उसे कोई फर्क पड़े और मैंने पहले गार्ड्स को ऑर्डर दिया है उसके पीछे रहने के लिए। केशव जी की बात सुन ममता जी एक चैन की सांस लेती है तो केशव जी उन्हें सोफे पर बैठाते हैं और पानी देते हैं। पानी पीने के बाद ममता जी दरवाजे के तरफ देखते हुए बोली, कियान इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसे सीढ़ियों से गिरता देख मेरी जान निकलने वाली थी, तो जरा सोचिए आयरा के मन पर काया बीती होगी अपनी छोटी सी एंज को गिरता देख। ममता जी की बात सुन केशव जी कहते हैं, इसलिए तो मैंने उन्हें यहाँ से जाने दिया, क्योंकि आए दिन आयरा और एंज को कोई ना कोई दुख तकलीफ सहन करना पड़ती थी। रोड पर कियान अपनी कार दौड़ाए जा रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है तो वो कॉल पिक करता है। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर हमने रायजादा विला के आसपास के सारे एयरपोर्ट पर पूछताछ की, कमेरे चेक किए, सारी फ्लाइट और उसमें बैठने वाले लोगों की डिटेल निकाल ली है, लेकिन उसमें मैडम का या लिटिल बेबी का कोई नाम नहीं है। फ़ोन की दूसरी तरफ की बात सुन कियान फ़ोन कट कर देता है और अपनी कार को ब्रेक लगाता है। इस वक्त वो उसी कॉलेज के बाहर था जहां आयरा पति थी। कियान डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है तो वही अपने सामने कियान रायजाद को ऐसी हालत में देख प्रिंसिपल सर हैरान हो जाते हैं।
उन्हें दक कियान अपनी कॉल टोन में बोलता है, मुझे आयरा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। कियान की कॉल टोन सुन प्रिंसिपल सर डर जाते हैं और डरते हुए पूछते हैं, कौन आयरा मिस्टर रायजादा? प्रिंसिपल का सवाल सुन कियान अपने फ़ोन से आयरा की फ़ोटो जो गलती से उसके फ़ोन में छूट गई थी वो भी आधी वही फ़ोटो वो प्रिंसिपल सर को दिखाता है, जिसे देख प्रिंसिपल सारे रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं। आधी रात रायजादा विला कियान किसी थके हारे इंसान की तरह अपने भारी कदमों से अंदर आता, तभी उसे सामने आयरा दिखती है। आयरा खुशी से कहती है, कियान आप आ गए, कैसा था आपका आज का दिन? इससे पहले कि कियान कोई जवाब दे पाता उसे पहले ही आयरा गायब हो जाती है। तो कियान को याद आता है कैसे पहले आयरा रात भर जागकर उसका इंतजार करती, लेकिन जब ही कियान घर आता तो आयरा को कुछ ना कुछ भला बुरा बोल अपने रूम में चला जाता, लेकिन फिर भी आयरा उसके लिए खाना गर्म करके चुपके से उसके रूम में रख आती। लेकिन एक दिन गलती से कियान उसे देख लेता है और उसी वक्त आयरा जो खाना लेकर आई थी वो उसके सामने ही कुत्तों को डाल देता है, जिसे देख आयरा को बहुत बुरा लगा था। और उसके बाद आयरा कभी कियान के लिए खाना लेकर नहीं गई बल्कि किसी मेड के हाथों भेजती, क्योंकि उसे अन्न का अपमान अच्छा नहीं लगा। ये याद आते ही कियान खुद से कहता है, क्यों मैं पहला ये सब नहीं देख पाया? क्या मेरा गुस्सा, मेरी नफरत मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई थी जो मैंने अपनी खुद की बच्ची को ना। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तभी हॉल लाइट ऑन होती है तो कियान को अपने सामने उसकी माँ दिखती है। तो कियान उनके पास जाता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, हर तरफ धुंध लिया, शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते, ट्रेन बस फ्लाइट सब में चेक किया, लेकिन वो दोनों का उसमें नाम नहीं मिला। कॉलेज गया ये सोचकर कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे ढूंढ पाऊंगा, लेकिन उसकी हर इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कि उसकी फ़ोटो भी नहीं है। माँ वो अपनी सारी पहचान मिटाकर चली गई माँ, ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना पाऊँ। इतना कहकर वो ममता जी से अलग हो जाता है। तभी उसे कियू के हंसने की, रोने की, बातें करने की, साथ ही साथ आयरा की भी आवाज़ें आने लगती है। तभी अचानक कियान जोर से चिल्लाता है, एंज आयरा प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। और इस्ता कहकर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। चैप्टर 13, 2 साल बाद। 2 साल बाद रायजादा विला, जो अब ए विला बन चुका था, बहुत से लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन जिन लोगों को पता था कि कियान शादीशुदा है उन लोगों को इस नाम का मतलब पता था। खैर इस वक्त विला के मेन हॉल में आयरा की आरती गाने की आवाज़ आ रही थी, जो साउंड सिस्टम पर लगाई हुई थी। जिस दिन से आयरा और कियू कियान को छोड़ कर गए थे उस दिन से लेकर आज तक कियान ने रायजादा विला को पूरा बदल दिया था। हॉल में हर तरफ सिर्फ आयरा और कियू की तस्वीरें थी। हॉल की एक पूरी वॉल आयरा, कियान और कियू की फैमिली पेंटिंग की हुई थी, जिसमें कियू की उसी तरह दिख रही थी जैसी वी 2 साल पहले दिखती थी। आयरा की ए गाने की रिकॉर्डिंग भी कियान को उसी के रूम में मिली थी, साथ में एक पेन ड्राइव भी जिसमें कियू की और आयरा के कुछ फोटोज और वीडियोस थे, जो शायद आयरा गलती से यही भूल गई थी। फिलहाल के लिए कियान उसी रूम में रेडी हो रहा था जहां आयरा और कियू रहते थे। इस रूम में कियान को उनकी मौजूदगी का एहसास करवाता था। ये रूम जैसा था वैसा ही है, बस जो पेंटिंग आयरा ने बनाई थी कियान वही पेंटिंग अब बेड के पीछे की पूरी वॉल पर बनवाई थी। कियान इस वक्त अपने बाल बना रहा था। उसके ठीक पीछे आयरा और कियू के मोम के स्टेचू थे जो बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते थे। कियान अपने बाल सेट कर उन स्टेचू के पास जाता है और पहले नीचे झुककर कियू के स्टेचू के माथे पर कीस कर कहता है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। इतना कहकर वो आयरा के स्टेचू के माथे पर भी किसेस करता है और कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ वाइफी, अगर एन शैतानी करे तो उसे मत डांटना, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। वो सीढ़ियों से उतरक नीचे आया है था कि उसकी नज़र एक मेड पर गई जो आयरा और कियू की पेंटिंग को साफ कर रही थी, या यूं कहे कि उनके पेंटिंग मिटाने की कोशिश कर रही थी। जिसे देख कियान को गुस्सा आ जाता है और वो उस मेड की तरफ बढ़ता है, वही मेड जो कपड़े को पेंटिंग पर घिस रही थी। अचानक वो पेंटिंग गिरने लगती है, वो पेंटिंग नीचे गिर कर टूटती, उसे पहले ही कियान उसे पकड़ लेता है। मेड जिसे पहले पेंटिंग के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वो देखती है कि कियान ने वो पेंटिंग पकड़ ली है तब वो डर से कांपने लगती है। वो मेड डरते हुए कहती है कि या न मैं, उसने इतना ही बोला था कि कियान गुस्से चिल्लाते हुए कहता है,
कियान नहीं बॉस, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम सिर्फ एक नौकर। उसकी बात सुनकर नैना जो मेड थी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, आई एम से सॉरी बॉस। नैना की सॉरी कियान पर कोई असर नहीं होता, वो चिल्लाते हुए कहता है, माँ था। उसके इतना कहने पर ही एक लड़की वहां आ जाती है और बिना कुछ पूछे या बोले नैना को घसीटते हुए वहां से ले जाती है। तो वही कियान विला से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऊटी ऊटी के सुंदर नज़रों के बीच एक विला था। ऊटी के आसपास की हरियाली उस विला को और सुंदर बना रही थी। उसी विला के अंदर डाइनिंग टेबल एक बच्ची अपने दोनों हाथों से ही खुद के गाल पके बैठी थी, लेकिन उस बच्ची का चेहरा देख कोई भी बता सकता था कि उसे अभी कितनी भूख लगी, लेकिन वो खा नहीं सकती क्योंकि उसके सामने दो ओल्ड कपल अपने हाथों में अलग अलग डिश लिए खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी वो औरत कहती है, मैंने कहा ना एंज मेरे बनाए हुए पराठे खाएगी, आपने पहले मेरी बच्ची को ये घास फूस खिलाकर लकई जैसा बना दिया और अब मेरी नातिन को भी बनाना चाहते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस औरत की बात सुन वो आदमी कहता, घास फूस नहीं हेल्दी होता है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है, तुम्हारी ये पराठे जैसा नहीं जो खाकर इंसान फुलता ही जाए। इसी तरह से उनकी बहस चल ही रही थी वहाँ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के बीच बोलने की हिम्मत किसकी नहीं हुई, वो बस उसका इंतजार कर रहे थे। तभी किसी की आवाज़ आती है जो कह रही थी, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। ये आवाज़ सुन उस बच्ची का चेहरा खिल उठता है और बाकी सब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो पाते हैं हॉल से एक लड़की आ रही थी जिसने नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, नीली आंखें जिसमें काजल था, कानों में डायमंड टॉप्स, बालों की हाई पोनी टेल, एक हाथ ब्राडेड घड़ी तो दूसरे हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में हील्स। उस लड़की को देख वो बच्ची जल्दी से कुर्सी से उतरती है और उस लड़की को हक करती, जिसे देख वो लड़की उस बच्ची को गोद में उठाती है और डाइनिंग एरिया में आती है और उसे अपने साथ लेकर बैठ जाती है और उस औरत और आदमी की तरफ देख कहती है, माँ पापा मैंने कहा था ना मेरी एंज आप दोनों के हाथ का बना नाश्ता आधा आधा खाएगी, फिर आप क्यों लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए वो आधा पराठा और सलेड एक प्लेट में निकालती है जिसे उसके गोद में बैठी कियू आराम से खाने लगती है। तो वही डाइनिंग टेबल पर बैठा लड़का कहता है, ये तो इनकी टेक्निक है तुम्हें बुलाने की। उस लड़के की बात सुन उस लड़की के बगल में बैठी लड़की कहती है, लेकिन आयु तो अपने टाइम पे आ जाती है, फिर अंकल ओटी ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं रिवांश भाई। उस लड़की की बात सुन वो लड़का यानी कि रिवांश कहता है, वो इसलिए वंशु क्योंकि मोम डैड जानते हैं जब तक आयु नाश्ता करने नहीं आएगी तब तक एंज नाश्ता नहीं करेगी, फिर चाहे स्कूल के लिए कितना लेट है क्यों ना हो। तभी रिवांश के पीछे से एक और बच्चे की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से मुझे भी लेट होता है। इतना कहते हुए एक 8 साल का बच्चा वहां आता है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी उसके साथ और एक लड़की भी थी, वो दोनों आकर रिवांश के अगल बगल बैठ जाते हैं। वही कियू जिसके वजह से ये सब हो रहा था वो तो आराम से अपनी मम्मा यानी कि आयरा के गोद में बैठकर अपना नाश्ता कर रही थी। चैप्टर 14 आयरा का परिवार। सबकी बातें सुन आयरा अपने गोद में बैठी एंज को देखते हुए कहती है, एंज मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऐसा मत किया करो, इसे आपके नानू नानी की फाइट होती है और शिवू को भी स्कूल जाने में लेट होता है। अपनी मम्मा की बात सुन कियू उसके मुंह में खाने की एक बाइट ढालते हुए बोली, तो आप जल्दी आया करो ना, अगर आप जल्दी आएगी तो एंज ये सब नहीं करेगी। कियू की बात सुन रिवांश के बगल में बैठी लड़की कहती है, लेकिन एंज आपकी मम्मा को काम होता है ना और अभी भी उन्हें कॉल आया था इसलिए वो लेट हो गई, लेकिन आप तब तक नाश्ता शुरू तो कर सकती थी ना। उस लड़की बात सुन कियू पाउट बनाते हुए कहती है, नो मामी मैं अपने मम्मा के बिना खाना नहीं खाती और ये बात आप जानती हो। कियू की बात सुन कोई कुछ कहता उसे पहले ही कियू के नाना जी यानी के सुयश जी कहते हैं, बस अब कोई हमारी एंज को कुछ नहीं कहेगा, उसे शांति से खाना खाने दो। सुयश जी की बात सुन सब शांत हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका नाश्ता खत्म होता है कि तभी अंश हॉल में आता है, जिसे देख आयरा कियू से कहती है, एंज स्कूल में अच्छे से रहना, किसी को परेशान मत करना, इस बार आपकी एक भी कंप्लेंट आएगी ना तो मैं आपकी सारी गेम्स बंद कर दूंगी।
अपनी मम्मा की बात सुन कियू उसके गालों पर किसेस करते हुए कहती है, नो मम्मा, इस बार कोई कंप्लेंट नहीं। उसकी बात सुन आयरा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है तो वंशिका आगे आती है और शिवू के साथ कियू का हाथ पकड़ बाहर की तरफ चल देती है और उनके पीछे उनके बैग पके हुए अंश भी बाहर चला जाता है। वही आयरा के फेस पर अभी तक जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे अब वो कठोर हो चुके थे। वो एक बार सबको बाय बोलकर विला से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाती है, जिसके बाद कार उसकी ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। कार में बैठी आयरा बाहर की तरफ देखते हुए सोचती है, 2 साल हो गए पिछले जन्म में, अभी तक तो मैं और मेरी एंज मर चुके थे, लेकिन अब मेरी और मेरी एंज की किस्मत बदल चुकी है। इतना कहकर वो अपने आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद उसे 2 साल पहले की याद आती है। 2 साल पहले आयरा के कहने पर अंश ने आयरा और कियू के साथ साथ अपनी डिटेल्स भी हाइड करा ली थी। आयरा जो सबूत कियान के लिए छोड़े थे वो उसने तब इकट्ठा किए जब वो अपनी पेन की करने ऊपर गई थी। फिलहाल आयरा उसी विला के बाहर थी जहां वो रह रही थी। इस वक्त विला के अंदर एक औरत हॉल में खड़ी थी कि पीछे से कोई उसे गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच स्वीटी। उस शख्स की बात सुन जब वो औरत मुड़ती है तो उसके सामने वंशिका को पाती है, जिसे देख वो औरत उसे गले लगा लेती है और कुछ देर बाद उसे अलग होकर वो औरत खुश होते कहती है, वंशी बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और तुम यहाँ, इसका मतलब वो भी। उस औरत ने इतना ही कहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, माँ। ये सुनते वो औरत उस तरफ देखती है जहां आयरा अपने आंखों में आंसू ले खड़ी थी। अपनी मां को अपनी तरफ देखता पाकर आयरा दौड़ते हुए आकर उनके गले लग जाती है। जैसे ही सौम्या जी को आयरा के गला लगाने का एहसास होता है तो वो भी उसे गले लगाकर रोने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद वो आयरा को खुद से अलग करती है और उसके फेस पर किसेस करने लगती और फिर से गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सौम्या जी आयरा को खुद से अलग कर कहती है, आयरा मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम और तुमने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों तोड़ा? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना तुम्हारे पापा की और भाई की क्या हालत, 1 मिनट में अभी उन्हें बुलाती हो। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, सुयश, रिवांश, ईशिका, देखो आयरा आई है। उनकी आवाज़ सुन सब हॉल में आ जाते हैं। सुयश जी और रिवांश जब आयरा को अपने सामने देखते हैं तो उसकी तरफ बने लगते हैं, लेकिन वो लोग आयरा को गले लगा पाते उसे पहले ही आयरा एक कदम पीछे होती, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी आयरा अपने आंखों में आंसू लेकर कहती है, 1 मिनट पापा भाई, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोगों मुझे नहीं अपनाना तो मैं यहीं से लौट जाऊंगी। आयरा की ऐसी बात सुन इशिका कहती है, आयरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला हम तुम्हें अपनाने से क्यों मना करेंगे? ईशिका सवाल सुन आयरा एक गहरी सांस लेती है और सारी बातें बताती है, उसका अचानक गायब होना, कियान से शादी, एंजटोचो, उसका घर छोड़ना, सब कुछ। जिसे सुन के बाद सब शौक हो जाते हैं। तभी सुयश जी कहते हैं, ये तुमने गलत किया आयु, तुमने अपने साथ हमारी नातीन को भी हमसे दूर रखा, इसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तभी रिवांश कहता है, हाँ आयु, क्या तुम्हें हम पर ज़रा विश्वास नहीं था जो तुम उस कियान रायजादा के साथ रही? खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं ना तो उसे तुम्हारे आसपास आने दूंगा और ना एंज के। आयरा जो पहले अपने पापा की बात सुन दुखी थी, उनकी आगे की बात सुन वो जल्दी से उनके गले लगा लेती है और सुयश जी और रिवांश भी आयरा को गले लगा लेते हैं। तभी ईशिका कहती है, वैसे आयरा, हमारी एंज कहाँ है? उसे अंदर बुलाओ ना, हमें उसे मिलना है। उसकी बात सुन आयरा कहती है, एंज अंदर आ जाओ बच्चा। आयरा के आवाज़ देते ही कियू अंदर आती है तो सब उसे देख इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने उनकी छोटी आयरा खड़ी थी। सुयश जी कियू के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं और कियू को टच करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं जो कांप रहे थे। वो अपने कांपते हुए हाथों से कियू के गाल को टच करते हैं, जिसके बाद वो अपनी इमोशनल टोन में कहते हैं, सौम्या जी, ये तो हमारी छोटी आयु है, देखिए ना, बिल्कुल उसी के तरह है। उनकी बात सुन आयरा मुस्कुराने लगती है। तभी किसी की आवाज़ आती है। चैप्टर 15
डोंट रीड। आयरा की बात सुन सब इसलिए हैरान थे क्योंकि आयरा ने कभी कियान से इस तरह से बात नहीं की थी। वो हमेशा उसे उसके नाम से ही बुलाती थी। हालांकि कियान ने आयरा को कई बार उसे मिस्टर रायजादा कहने के लिए कहा था, लेकिन आयरा फिर भी उसे कियान ही कहती थी। वही कियान आयरा का बदला हुआ बिहेवियर और एटीट्यूड देख थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन फिर इस बात को इग्नोर कर गुस्से में कहता है, अगर मेरे चिल्लाने से तुम्हारे कानों में इतना दर्द होता है तो ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है। कियान की ऐसी बातें सुन नैना, कुंती जी और पीयूष खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आयरा फिर से रोएगी, जिसे देख मिस्टर अंट मिसेस रायजादा कियान को डांट गए और इसकी वजह से कियान मन में आयरा के लिए और नफरत पैदा होगी। लेकिन आयरा उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती है, अच्छा लेकिन मुझे तो ये याद ही नहीं आ रहा मिस्टर रायजादा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से मुझे आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। आयरा ने बात भले ही मजाकिया भरे लहजे में की, लेकिन बात खत्म होते होते उसके आवाज में एक गुस्सा और नफरत महसूस हो रही थी, जो महसूस कर कियान शांत होकर आयरा की आंखों में देखता है तो उसे आयरा के आंखों में एक अनकहा सा दर्द, नफरत, गुस्सा और शिकायतें थी। वही नैना जब देखती है कियान कुछ नहीं बोल रहा तो वो आगे आकर कियान का हाथ पकड़ कहती है, केन बेबी तुम मेरे लिए इस लड़की से मत लड़ो, और आयरा ने मुझे धक्का भी तुम्हारी बेटी के लिए ही दिया था ना। और आयरा सच भी तो कह रही थी कि वो मिसेस रायजादा है और मैं सिर्फ एक मेहमान। नैना ने जानबूझकर कियान का हाथ पकड़ा था ताकि आयरा उसे कुछ बोले जिसे कियान आयरा को डांटे, लेकिन उसकी सोच से उलट आयरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी फुल एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। वही नैना के बोलने से कियान होश में आता है और आयरा के तरफ देखते हुए कहता है, सुन लिया कि क्या काम किया था तुमने और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को इस घर का मेहमान बोलने की, और खुद को मालकिन क्या भूल गई हो कि शादी के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था। कियान की बात सुन आयरा एक बोरिंग टोन में कहती है, हाँ हाँ पता है मुझे आपने क्या कहा था कि शादी के बाद में तुम्हें कभी पति होने का फर्ज नहीं निभाएंगे और ना ही मुझे कभी पत्नी होने का हक देंगे। लेकिन मिस्टर रायजादा आप भूल रहे कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड से ये नहीं कहा था कि मैं मिसेस आयरा कियान रायजादा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मिसेस रायजादा हूँ। मैंने आपकी पत्नी होने का नहीं बल्कि इस घर की बहू होने का हक लिया है। आयरा की बात सुन मिस्टर अंट मिसेस रायजादा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो वही पीयूष, नैना और कुंती जी के चेहरे पर गुस्सा। आखिर आयरा को हो क्या गया है, आज वो कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर लगने ही नहीं दे रही और जो भी इल्ज़ाम लगाए उसका तुरंत जवाब दे रही है। वही आयरा की बात सुन कियान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आयरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम बहुत गुरूर है ना। तुम्हारा इस घर की बहू होने का एक सबूत, बस एक सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल जाए फिर तुम जेल में और तुम्हारी वो नाजायज़ बेटी अनाथ आश्रम में। कियान की ये बात सुन आयरा, जो अब तक मजे के लिए कियान से लड़ रही थी, उसे अपना पिछले जन्म की बात याद आती है कि कैसे कियान ने उसकी एंज को अनाथ आश्रम में भेज दिया जिसके बाद पीयूष ने उसे जान से मार दिया था। ये याद आते ही आयरा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बस मिस्टर रायजादा बात मुझ तक थी तब तक सीमित थी, लेकिन मेरी बेटी को बीच में लाकर आपने अच्छा नहीं किया। सब लोग आयरा के इस तरह चिल्लाने से हैरान थे। तभी कुंती जी कहती है, क्यों सच सुनकर अच्छा नहीं लगा। कुंती जी की बात सुनकर आयरा अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहती है, सच, रियली ये सच है। और फिर कियान की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आपको मेरी बेटी का पिता कहने से अच्छा मैं उसे नाजायज़ कहना ही पसंद करूँगी। इतन बोलकर आयरा कियान के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में आंखें डालकर कहती है, बहुत शौक है ना आपको मेरी एंजल को नाजायज कहने का, तो आज मैं खुद कह रही हूँ मिस्टर रेजादा, मेरी एंजल आपकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। और हाँ, इसके पहले कि आप मुझसे ये कहे कि क्यों मेरी बेटी नहीं है तो तुम यहाँ किस हक से रह रही हो, तो एक बात आपको बता दूँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अपनी एंजल को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। आयरा के इतना बड़े फैसले से सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि कियान भी। तभी मिस्टर रायजादा आयरा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, कियान तो है ही ऐसा, लेकिन तुम समझदार होना, और एंजल इसमें उसकी क्या गलती है, तुमने सोचा है तुम्हारे इस फैसले से उसके दिल क्या बीतेगी।
मिस्टर रायजादा की बात सुन आयरा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, यही सवाल मैं मिस्टर रायजाद से पूछना चाहती हूँ, पापा की गलती मुझसे हुई है तो इसकी सजा उस मासूम को क्यों दे रहे हैं, इन सब में उसकी क्या गलती है और यहाँ रहकर वो क्या सीखेगी कि जिस इंसान को वो अपना पिता मानती है वही इंसान उसे नाजायज कह रहा है। अभी क्यों छोटी उसे शब्द का पता नहीं, लेकिन जब वो बड़ी होगी और उसे इस शब्द का मतलब पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, आपने सोचा है? आयरा का सवाल सुन मिस्टर रायजादा चुप हो जाते हैं तो मिसेस रायजादा आयरा के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, आयरा बिल्कुल ठीक बोल रही, उसका एंजल को लेकर इस घर से जाना ही ठीक है। अरे कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसके बच्चे का बाप है उसे नाजायज कहे। तुम जा सकती हो आयरा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम एंजल को हमसे मिलने दोगी, क्योंकि कोई माने या ना माने एंजल हमारी पोती थी है और हमेशा रहेगी। ये बात मिसेस रायजाद ने कियान को घुरते हुए कही थी, जिसे हर कोई समझ रहा था। मिसेस रायजादा की बात सुन आयरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी एंजल को आप लोगों से मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन इस घर में उसे फिर कभी नहीं आने दूंगी। चैप्टर 16 आयरा की सफलता और कियान का वादा। किसी की आवाज़ सुन आयरा उस तरफ देखती है तो पाती है एक 6 साल का बच्चा रूम से बाहर खड़ा था और एकटक आयरा को देख रहा था। वही आयरा उस बच्चे को देख इमोशनल हो जाती है और घुटनों के बल बैठकर अपनी बाहें फैला देती है और उस बच्चे अपनी तरफ आने का इशारा करती है, जिसे देख वो बच्चा आयरा की तरफ दोते हुए कहता है, आयु भी आप आ गई, अब कहीं नहीं जाएगी ना। इतना कहकर वो आयरा को गले लगा लेता है। वही आयरा भी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, नहीं शिवू, अब आपकी आयु भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वही ये सीन देख जहाँ बाकी सब खुश हो रहे थे तो वही अपनी मम्मा से किसी और बच्चे को लिपटा देख कियू की बेबी पॉजिटिवनेस जाग जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से आयरा के पास जाती है और उस बच्चे से कहती है, ओए कौन हो तुम, इस तरह से मेरी मम्मा से क्यों चिपके हुए हो? एंज को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसकी मम्मा से ऐसे चिपके, हटो एंज की मम्मा से। कियू की बात सुन सब हैरान हो जाते हैं तो वही अपनी एंज की बात आयरा उसे देखने लगती है तो वही शिवू जब अपनी आयु बी को किसी को मम्मा कहते सुनता है तो उस तरफ देखता है जहां उसे क्यूट कियू दिखती है। तभी आयरा कियू से कहती है, एंज ऐसा नहीं कहते, वो आपसे बड़े हैं ना, और आप नहीं जानते कि जब आप मम्मा के लाइफ में नहीं थे उसके बहुत पहले से शिवू मेरी लाइफ में है। अपनी मम्मा की बात सुन कियू शिवू को घूरते हुए कहती है, एंज को फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में एंज से पहले कोई बेबी था या नहीं, लेकिन अब आपकी बेबी सिर्फ मैं हूँ। कियू की बात सुन आयरा उसे ध्यान से देखती है तो उसे कियू में कियान की परछाई दिख रही थी जो अपनों के लिए ऐसे हिपोजिसिव होता था। वो सोच रही थी कि तभी उसे शिवू की आवाज़ आती है जो कियू से कह रहा था, मैं आपकी मम्मी को आपसे नहीं छीन रहा, मैं तो बस अपनी आयु बी को इतने सालों बाद मिला हूँ इसलिए उन्हें गले लगा रहा था। आपको बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आयु बी से दूर नहीं रह सकता क्योंकि वो मेरी बेस्ट बडी है जो इतने सालों बाद मुझे मिली। शिवू की बात सुन आयरा की आंखों में फिर से नमी आ गई थी तो वही कियू सोच रही थी कि उसे शिवू से सच में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और उसे शिवू से कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रही थी। इसलिए वो कहती है, नो नो सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा मम्मा को हक करना, बट अब ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? इतना कहकर वो अपना हाथ आगे कर देती है तो शिवू भी बिना के देर उसे हैंडशेक करता है। इसके बाद आयरा ने सबको अंश से मिलाया, सबको अंश से मिलकर भी अच्छा लगा। अंश और रीवांश तो दोस्त भी बन गए। अब आयरा और बाकी सब वंशिका के घर गए, वहाँ भी सब कियू से मिलकर बहुत खुश हुए। इन 2 सालों में आयरा के फैमिली ने कियू को इतना प्यार दिया कि कियू अपने हर एक दर्द को भूल चुकी थी, लेकिन आयरा नहीं भूली थी। वो बस खुद को इस काबिल बनाना चाहती थी कि कभी कियान उसके सामने आए तो वो कमज़ोर ना पड़े, और उसने ये कर भी दिखाया था। वो एक बिजनेस वुमेन बन चुकी थी, साथ ही वो M.A. आनी की मम्मा एंज नाम से जानी मानी पेंटर भी थी जिसकी एक एक पेंटिंग लाखों में बिकती। तभी कार को ब्रेक लगता है जिसे आयरा अपनी पास्ट से बाहर आती है तो पाती है कि वो अपने ऑफिस पहुंच चुकी है तो वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है।
उसके आते ही सारे एम्प्लॉइज उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जिसका आयरा भी काफ़ी पोलाइट तरीके से जवाब दे रही थी। आयरा सीधे अपने केबिन में जाती है और चेयर पर बैठ एक बार अपनी और कियू की फ़ोटो जो उसके टेबल पर रखी थी उस पर हाथ फेरती है और अपना काम करने लगती है कि कोई उसके केबिन में आता है। दिल्ली कियान की कार जैसे ही कंपनी के बाहर रुकती है तो एक गार्ड जल्दी से उसके कार का डोर ओपन करता है तो कियान बाहर निकलकर अंदर जाता है। एम्प्लॉइज जो आराम से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है उनका बॉस आ गया है, वो सब अपनी कमर सीधी कर जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। वहां मौजूद हर शख्स अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी कियान अंदर आता है और एक बार अपनी नज़रें हर तरफ घुमाता है और तेज कदमों के साथ अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। उसके जाने के बाद सब अपनी रोकी हुई सांसें छोड़ते हैं। वही कियान की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है तो कियान लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने केबिन में जाता है और अपना काम करने लगता है। वो काम कर रहा था कि उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो कियान कम इन कहता है, जिसके बाद केबिन में एक लड़का आता है जो दिखने में अच्छा था। ये वही था जिसे अंश ने कियान के असिस्टेंट के पोस्ट पर चूज किया था। वो अंदर आता है और कियान को आज का शेड्यूल बताता है। शेड्यूल बताने के बाद भी जब वो वही खड़ा रहता है तो कियान अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, जो बोलना है जल्दी बोलो। कियान की बात सुन वो लड़का यानी विराज डरते हुए कहता है, सर वो मेम का उस शहर में भी कुछ पता नहीं चला। विराज की बात सुन कियान बिना उसकी तरफ देखे कहता है, सर्च अगेन एंड अगेन हर उस शहर में ढूंढो जहां जहां उस दिन फ्लाइट्स गई थी। कियान की बात सुन विराज ओके सर बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कियान अपना सर चेयर पर टिकाते हुए बोला, कहा हो वाइफी कहाँ चली गई? तुम हमारी एंज को लेकर गई तो गई, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिटा कर ताकि मैं तुम्हें या एंज ढूंढ ना पाऊँ, लेकिन तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं है वाइफी। इतना कहकर वो चेयर से उठकर सामने बड़ी विंडो के पास जाता है जहां से बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी लग रही थी। कियान उसी तरफ देखते हुए कहता है, चाहे धरती चिरनी पड़े या आसमान, लेकिन मैं तुम्हें और एंज को किसी भी हालत में ढूंढ कर रहूंगा, ये वादा है मेरा खुद से। चैप्टर 17 आयरा लेगी बदला और कियान ने दी सजा पीयूष को। जैसे ही आयरा को महसूस होता है कोई उसके केबिन में आ चुका है तो वो कहती है, बच्चों को ठीक से स्कूल ड्रॉप कर दिया ना? आयरा सवाल सुन वंशिका जो केबिन में आई थी वो आयरा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ लीन होते हुए कहती, हाँ यार बच्चों को सेफली ड्रॉप कर दिया है और गार्ड्स को भी बोल दिया है कि किसी अनजान शख्स को बच्चों के करीब ना जाने दे। इतना बोलकर वो आयरा के तरफ देखती है जो अभी भी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। उसे देख वंशिका कहती है, यार आयु तू इतना क्यों डर रही है? हमने तो दिल्ली छोड़ते हुए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी थी, यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं चला कि हमने तुम्हारे नाम चेंज करवाकर फ्लाइट में आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रायजादा कभी तुम्हें या एंज को ढूंढ पाएंगे। वंशिका की बात सुन आयरा एक नज़र उसे देखती है, फिर अपना सर पीछे चेयर पर टिकाते हुए कहती है, तुम अब तक मिस्टर रायजादा को पहचान नहीं पाई हो शिक्यू, लेकिन मैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरे दिए सबूत से मिस्टर रायजादा के सामने सच आ गया होगा तो वो अंश को जरूर ढूंढ रहे होंगे। भला अपने अंश को कोई इतने आसानी से छोड़ देता है क्या? आयरा की बात सुन वंशिका कहती है, अगर ऐसी बात थी तो तूने मिस्टर रायजादा को वो सबूत क्यों दिए? वंशिका का सवाल सुन आयरा कहती है, तड़प जब हम किसी को प्यार करें और वो हमें छोड़कर चला जाए तब जो तड़प महसूस होती है वो मैं अच्छे से जानती हूँ, और यही तड़प मैं मिस्टर रायजादा को महसूस कराना चाहती थी। इसलिए मैंने पहले घर छोड़ा और उसके बाद सबूत दिखाए ताकि मिस्टर रायजादा वही तड़प महसूस करे जो मेरी एंज करती थी। आयरा की बात सुन वंशिका कुछ पल उसे देखती है और फिर पूछती है, तो अब आगे क्या? क्या तुम ऐसे ही रहोगी मिस्टर रायजादा से छुपते हुए? वंशिका की बात सुन आयरा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं छुप नहीं रही, मुझे तो बस थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि मैं मजबूत बन सकूं जो अब मैं हूँ। सो टाइम टू रिवेंज। अभी तक तो मैंने बस मिस्टर रायजादा को सजा दी, असली गुनहगार तो बाकी है। इतना कहते हुए आयरा चार्ट बोर्ड के पास जाती है जहां पीयूष नैना और उसकी मां की फोटो लगी हुई थी, जिस पर आयरा पिन लगा देती है। फिर मुड़कर कहती है, तैयारी करो हम दिल्ली जा रहे हैं। आयरा की बात सुन वंशिका जल्दी से कहती है, और एंज उसका क्या? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें जाने देगी?
वंशिका की बात सुन आयरा फी से अपने चेयर पर बैठकर काम करते हुए कहती है, देखोगी शाम में उसे बात करूंगी, नहीं मानी तो अपने साथ लेकर जाओगी पूरी सिक्योरिटी के साथ। आयरा की बात सुन वंशिका बस हाँ में सर हिलाती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो कॉल पिक कर केबिन से बाहर चली जाती है और आयरा अपना काम जारी रखती है। दिल्ली कियान जो इस वक्त मीटिंग रूम में बैठा था और गुस्से में था क्योंकि आज कंपनी की प्रोग्रेस मीटिंग थी जिसमें इस बार थोड़ा लॉस दिखा रहा था, जिसे देख कियान का सर भी गर्म हो रहा था। तभी वो अपनी कॉल्ड वॉइस में पूछता है, किसी ने ये बेकार के प्रोजेक्ट्स लिए थे? कियान का सवाल सुन विराज तुरंत कहता है, ये सारे प्रोजेक्ट्स पीयूष सर ने लिए थे। कंपनी के बहुत लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पीयूष सर ने कुछ को काम पर से निकाल दिया तो किसी को आपके नाम की धमकी। कियान जैसे जैसे विराज की बात सुनता है उसकी आंखें वैसे वैसे उसकी आंखें लाल हो रही थी क्योंकि उसे सब याद आ रहा था कैसे उसने और नैना उसे आयरा और एंज से अलग किया। लेकिन कियान की लाल आंखें देख मीटिंग में मौजूद सबको पसीने छूट रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कियान अब पक्का पीयूष को कुछ ना बोल उन्हें ही सजा देगा जैसे वो पहले करता था। लेकिन इसके उलट कियान अपनी चेयर से उठकर बाहर चला जाता है जिसे सब चैन की सांस लेते हैं। वही कियान के पीछे पीछे विराज भी उसके साथ चल रहा था। तभी कियान कहता है, उसके एक वक्त का खाना बंद कर दो और गार्ड से कहो कि उसे और काम देकर टॉर्चर करे। कियान की बात सुन विराज सिर्फ ओके सर कहते हुए चला जाता है तो वही कियान डायरेक्ट अपने केबिन में। एंज विला इस वक्त ममता जी अपने हाथों में एंज और आयरा की तस्वीर लिए बैठी थी। तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है और ममता जी को ऐसे देख कहती है, क्या हुआ मोम, आप एंज और आयरा की फोटो इस तरह से क्यों देख रही है? उस लड़की की बात सुन ममता जी कहती है, 2 साल पहले जब आयरा एंज को लेकर चली गई थी तब कियान डिप्रेस रहने लगा। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई इसलिए मैंने उसके रूम में आयरा और एंज वीडियो जो आयरा ने मुझे दिए थे वो रख दिए जिससे कियान थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन इन 2 सालों में वो सिर्फ एक रोबोट बन गया जिसे इंसान सिर्फ आयरा और एंज बना सकते हैं। ममता जी की बात सुन वो लड़की कहती है, आप कैसी बात कर रही है माँ, आपको अभी भी लगता है कि आयरा को वापिस कियान के पास आना चाहिए जो उसकी बेटी को नाजायज़ कहता था? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आयरा ने ये सब सहा कैसे। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का अपनी पति को छोड़कर चली गई होती। उस लड़की की बात सुन ममता जी कहती है, लेकिन इसमें कियान की क्या गलती है? उसके मन में तो गलतफहमियों की वजह से आयरा के लिए नफरत थी जो पीयूष, नैना और कुंती जी ने भरी थी। ममता जी की सफाई सुन वो लड़की अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, कम ऑन माँ, कियान कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे एक लॉलीपॉप देकर कोई भी फुसला ले। अगर वो चाहता तो खुद वो सबूत ढूंढता जो आयरा की दोस्त लेकर आई थी, लेकिन नहीं, उसने तो बस ठान ही लिया था ना कि सब गलती आयरा की है। और वो अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि उसने एक छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शा। अरे भले ही वो किसी और की हुई भी तो वो बच्ची थी। कियान को कम से कम इसका तो ध्यान रखना चाहिए था। उस लड़की की बात सुन ममता जी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो लड़की भी तो सही कह रही थी। चैप्टर 18 आयरा और कियू जाएंगे दिल्ली। उठी शाम का वक्त। इस वक्त कियारा और शिवांश लूडो खेल रहे थे। शिवांश खेलना तो नहीं चाहता था लेकिन अपनी एंज के लिए वो खेल रहा था। इन 2 सालों में कियू और शिवू बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कियू शिवू की सारी बातें मानती थी जिसके बदले कियू शिवू को अपने साथ खेलने के लिए कहती। वो खेल ही रहे थे कि मेन डोर से आयरा और रिवांश आते हैं जो थोड़े थके हुए लग रहे थे लेकिन अपने बच्चों को देख उनकी सारी थकान दूर हो गई। कियू जैसे ही अपनी मम्मा को देखती है वैसे ही उसके तरफ दौड़ने लगती है जिसे देख आयरा कहती है, आराम से एंज लग जाएगी और मम्मा के पास अभी मत आओ, मम्मा अभी बाहर से आए हैं ना, तो पहले मैं फ्रेश हो जाऊं उसके बाद ओके। अपनी मम्मा की बात सुन कियू कहती है, ठीक है मम्मा, लेकिन जल्दी आना, नानी ने गरम गरम पकोड़े बनाए हैं जो बहुत टेस्टी बने हैं। कियू की बात सुन रिवांश और आयरा एक दूसरे को देखते हैं फिर जल्दी से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उन्हें ऐसे जाते देख सुयश जो चाय पी रहे थे वो हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब आयरा और रिवांश हॉल में आकर शिवू और कियू के अगल बगल बैठ जाते हैं तो मेड उन दोनों के लिए चाय और पकोड़े ले आती है जिसे दोनों ही बड़े मजे से खाने लगते हैं।
चाय पीने के बाद आयरा कियू की तरफ देखती है जिसने शिवू के साथ न्यू गेम स्टार्ट कर दिया था। ये देख आयरा कहती है, एंज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना मम्मा, एंज आपकी बात सुन रही है। ये कहते हुए भी उसका पूरा ध्यान गेम पर था जिसे देख आयरा फिर से कहती है, एंज मेरी बात जरूरी है। कियू जैसे ही सुनती है उसकी मम्मा की बात जरूरी है तो वो गेम छोड़कर आयरा की तरफ देखने लगती। कियू को गेम ऑफ करता देख शिवू एक चैन की सांस लेता है क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से यही गेम खेल खेल कर बोर हो गया था। वही आयरा जब देखती है कि कियू का ध्यान उसकी तरफ है तो वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, एंज मैं दिल्ली जा रही हूँ। आयरा की बात खत्म होते हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब कियू के तरफ देख रहे थे जिसके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए थे जिसे देख सब परेशान हो गए थे। तभी कियू कहती है, नो आप दिल्ली नहीं जाओगे, अगर आप जाओगे तो मैं ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। अब आप तय कर लीजिए कि आपको मुझे भूखा प्यासा देखना है या दिल्ली जाना है। इतना बोलकर कियू वहां से भागते हुए अपने रूम में चली जाती है जिसे देख वंशिका कहती है, मैंने पहले हाँ कहा था एंज तुझे कभी वहां जाने के हाँ नहीं बोलेगी। वंशिका की बात सुन आयरा से घुरती है तो वंशिका तुरंत रिवांश के पीछे छुप जाती है तो आयरा उसे इग्नोर कर रूम की तरफ चली जाती है जहां दिल्ली शाम का वक्त एंज विला कियान ऑफिस से आ चुका था। वो हॉल से होते हुए अपने रूम जा रहा था कि उसकी नज़र नैना पर पड़ी जिसके हाथों पर चाबुक के निशान थे। वो अभी भी आयरा और कियू की पेंटिंग ही साफ कर रही थी लेकिन इस बार वो बिल्कुल फुल जैसे साफ कर रही थी। उसे देख कियान आगे बढ़ता है कि उसे सामने से केशव जी आते हुए दिखते हैं लेकिन वो कियान को इग्नोर कर उसके पास से होते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। ये देख कियान के मन में एक ठेस तो उठती लेकिन वो जानता था ये उसकी ही करनी की सजा है जो वो पिछले 2 सालों से काट रहा है। फिलहाल वो अपने रूम में जाता है। रूम आते ही उसकी कानों में कियू की आवाज़ आती है, हाय मैं हूँ कियारा, मेरी मम्मा की क्यूट बेबी, आई लव यू। इतना बोलकर वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग और किसी ने नहीं बल्कि कियान ने ही लगाई थी। किसी के रूम में कदम रखते ही ये रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती थी। कियू की आवाज़ सुनने के बाद कियान की तो मानो पूरी थकान ही मिट गई हो लेकिन फिर भी वो वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर आता एक ब्लैक कॉफ़ी लाने को कहकर वो फिर से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। ओटी आयरा और कियू का रूम। ये रूम पूरा कियू की पसंद से सजाया गया था। रूम के हर दीवार पर आयरा और कियू की बचपन से लेकर अब तक की फोटोज लगी हुई थी। रूम की पूरी थीम पर्पल कलर की थी। वही कियू इस वक्त अपने छोटे स्टडी टेबल पर बैठी थी जिसे देख आयरा जो रूम आ चुकी थी वो कियू के पास जाकर अपने पीछे से ही उसे गले लगाते हुए कहती है, बच्चा मम्मा की बात समझने की कोशिश करो, मम्मा को अपने जरूरी काम से जाना है, प्लीज मम्मा को जाने दो। आयरा की बात सुन कियू उसके हाथों पर अपने छोटे हाथों से पकड़ कहती है, नो मम्मा मुझे पता है वो भी वही रहते हैं और आप वहां जाओगे तो वो फिर से आपको अपनी कैद में कर लगे और वैसे ही सताएंगे जैसे पहले सताते थे। ये कहते हुए कियू की आवाज़ भारी हो चुकी थी और उसकी पकड़ भी आयरा के हाथों पर कस चुकी थी जिसे महसूस कर आयरा जल्दी से कियू को अपने तरफ घुमाती है तो देखती है कियू का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। कियू के आंसू देख आयरा के दिल में दर्द होने लगा। उसने जल्दी से कियू को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, नो बेबी डोंट क्राई, बच्चा मम्मा को आपको ऐसे देख दर्द होता है। आयरा की बात सुन कियू उसे अलग होती है और उसकी तरफ देखती है तो उसे अपनी मम्मा की आंखें नम दिखती है जिसे देख वो कहती, नो मम्मा आप मत रो, ठीक है आपको जाना है तो आप जा सकते हो लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी वरना आप नहीं जा सकती और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी उनके सामने नहीं जाऊंगी। कियू की बात सुन आयरा कुछ देर सोचती फिर कियू को गोद में उठाते हुए कहती है, ठीक है आपने प्रॉमिस किया है तो मम्मा आपको अपने साथ लेकर जाएगी। फिलहाल हम डिनर के लिए चलते हैं, हमें कल जाना है तो जल्दी सोना होगा और उसके लिए खाना खाना होगा। अपनी मम्मा की बात सुन कियू खुश हो जाती और आयरा के गालों पर किसेस करती है तो आयरा उसकी इस हरकत पर हंसने लगती और वो दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो सब आयरा की तरफ देखने लगते हैं जिसे देख आयरा 2 बार अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है जिसे देख सब समझ जाते हैं कि कियू भी आयरा के साथ दिल्ली जाने वाली है।
दिल्ली एंज विला कियान का रूम कियान ने अपना डिनर रूम में ही कर लिया था, जैसे वो 10 सालों से करते आया था। फिलहाल वो एक दवाई अपने हाथ में लेकर खड़ा था। वो जैसे ही दवाई खाने वाला था कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। कियान जब उस तरफ देखता है तो पाता है ममता जी अपने हाथों में एक तेल की बोतल लिए खड़ी, जिसे देख वो कहता है, क्या हुआ मोम, आप यहाँ, और आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? क्योंकि तुम ये दवाई खाने वाले थे कियान। ये पिल्स तुम्हें गहरी नींद में सुला देते हैं, तो सोचो इसका तुम्हारे शरीर पर क्या असर होता होगा। ये कहते हुए ममता जी कियान के हाथों से दवाई की शीशी ले लेती है, जिसे देख कियान कहता है, आप जानती है ना, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। फिर भी हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यह तेल लेकर आई हूँ। इसे मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ, कभी कभी घरेलू उपाय भी काम आते हैं। ये कहते हुए वो कियान को बेड पर लपेटा देती है और खुद उसके सर की मालिश करने लगती है। कियान भी चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ममता जी कियान को देखती है, जो अपनी आंखें लगभग बंद कर चुका था, जिसे देख वो कियान को ठीक से सुलाती है और उसके माथे पर किस कर रूम से बाहर चली जाती है। ममता जी के जाने के बाद कियान, जो अब तक गहरी नींद में लग रहा था, वो अपनी आंखें खोलता है और साइड ड्रॉवर से उसी दवाई की दूसरी बोतल निकालता है और उसमें से एक गोली निकालकर खा लेता है। फिर बेड पर लेट जाता है और अपने मन में कहता है, जानता हूँ इन पिल्स का मुझ पर बहुत बुरा असर होता है, लेकिन क्या करूँ। जिस दिन ये दवाई नहीं खाता उस दिन मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन मेरा सपना बनकर मेरे सामने आता है, जिसे मैं देखना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन वाइफी और एंज मिल जाएगी उस दिन मैं ये पिल्स खाना छोड़ दूंगा, आई प्रोमिस। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दवाई की असर से वो जल्दी ही गहरी नींद में चला जाता है। चैप्टर 19। कियान की बहन नंदनी बजाज। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। आयरा और एंज का रूम। आयरा ने कियू के कपड़े चेंज कर दिए थे। इस वक्त कियू ने कार्टून नाइट सूट पहना था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। आयरा ने भी एक लॉन्ग नाइटी पहनी थी, जिसकी स्लीव्स भी फुल थे। फिलहाल आयरा कियू को अपने बाहों में लेकर बेड पर सोई हुई थी। तभी कियू कहती है, लेकिन मम्मा आपने बताया ही नहीं कि आपका कौन सा इम्पोर्टेड काम है जिसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। कियू का सवाल सुन आयरा कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, एंजल मम्मा की दिल्ली में एक इम्पोर्टेड मीटिंग है और मम्मा के पेंटिंग का एग्जीबिशन भी होने वाला है, जिसकी वजह से मम्मा को दिल्ली जाना है। अच्छा चलो अब जल्दी से सो जाओ वरना सुबह उठने में देर हो जाएगी, फिर मम्मा आपको यही छोड़कर चली जाएगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर कियू जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है, जिसे देख आयरा मुस्कुराते हुए उसके फोrehead पर किस करती है और अपने मन में कहती है, सॉरी एंजल मम्मा आपसे झूठ बोल रही है, लेकिन मम्मा आपको सच नहीं बता सकती। ये बात अलग है कि पीयूष नैना और उसकी माँ का कोई अता पता नहीं है। उनकी लास्ट न्यूज भी हमारे घर छोड़ने की टाइम की थी, उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं कियान ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है। सोचते हुए आयरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिन भर की थकान से आयरा को जल्दी नींद आ जाती है। सुबह 8 बजे आयरा और कियू तैयार होकर हॉल में खड़े थे। उनके साथ रिवांश, अंश और वंशिका भी खड़ी थी। ठीक है, फिर हम शाम तक पहुंच जाएंगे। इतना कहकर आयरा कॉल कट करती है और बाकियों की तरफ देख कहती है, अच्छा तो अब हमें निकलना चाहिए। आयरा की बात सुन कियू अपने नानू नानी के पास जाती है और उनके एक एक गाल पर किसस कर कहती है, नानू नानी आप फिक्र मत करो, मैं मम्मा को जल्दी अपने साथ लेकर आऊंगी। उसकी बात सुन सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। तो वही आयरा अपनी आंखें छोटी कर उसे कहती है, शायद आप भूल रही हो कि आप छोटी हो और मैं आपकी मम्मा। मैं जानती हूँ आप मेरी मम्मा हो और मैं आपकी छोटी एंज, लेकिन फिर भी आप एक बार कहीं जाओ तो जल्दी आते ही नहीं, इसलिए मैं कह रही थी मैं आपको अपने साथ जल्दी लेकर आऊंगी। ये कहते हुए वो रिवांश के पास जाकर अपनी बाहें फैला देती है, तो रिवांश भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो वही शिवू जो ये सब सुन रहा था, वो आयरा के पास जाकर उसे हग करते हुए बोलता है, जल्दी वापस आना आयु भी, पिछली बार की तरह लेट मत करना। शिवू की बात सुन आयरा उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, डोंट वरी, इस बार आपकी आयु भी काम खत्म कर जल्दी आपके पास लौट आएगी। ये कहकर वो शिवू के सर पर किस करती है और उसके बाद सुयश जी और सौम्या जी के पास जाकर उनके गले लगती है। वो दोनों भी आयरा को गले लगा लेते हैं, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, मानो वो आयरा को जाने ना देना चाहते हो।
ये बात आयरा भी महसूस कर रही थी, इसलिए वो उन दोनों को शांत कराते हुए कहती है, रिलैक्स माँ, पापा में जल्दी आ जाओगी। हमें पता है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें खुद से दूर भेजने का मन नहीं कर रहा। या कहते हुए सुयश जी की पकड़ आयरा पर और कस जाती है। लेकिन तभी आयरा उन्हें खुद से अलग करते हुए कहती है, डोंट वरी पापा, मैं जल्दी वापस आऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर माँ को और परेशान करेंगे। उसकी बात सुन सुयश जी हंसने लगते हैं तो सौम्या जी मुंह बन जाता है, जिसे दख वंशिका उनके गले में हाथ डालते हुए कहती है, परेशान तो तब करोगे ना जब मैं अपनी स्वीट हार्ट को तुम्हें परेशान करने दूंगी। वंशिका की बात सुन आयरा कुछ कहती उसे पहले ही अंश कहता है, अभी के लिए हमें निकलना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुन सुयश जी अंश और रीवांश के पास जाते हैं जो उसी के बगल में खड़ा था। वो उनके गले लगते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना और उन तीनों का भी, स्पेशली अंश का। डोंट वरी पापा, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उनके करीब किसी को नहीं आने देंगे। रीवांश अपने पापा को गले लगाते हुए कहता, जिसकी हमें हाँ मिलाते हुए अंश कहता है, हाँ अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हम कभी आयरा और एंजल के पास उसे आने नहीं देंगे। इतना कहकर वो अलग हो जाते हैं तो वही आयरा ईशिका के तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैंने भाई को बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रहे और हमारे साथ आ रहे हैं। आयरा की बात सुन ईशिका उसे गले लगाते हुए कहती, नहीं आयु, मैंने खुद रीवांश से कहा था कि अगर तुम दिल्ली जाओगी तो वो तुम्हारे साथ जाए और तुम्हारा काम जल्दी खत्म कर वापस लेकर आए। ईशिका की बात सुन आयरा के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो एक और बार सबको बाय करती है और सब बाहर आकर कार में बैठ जाते। आयरा, वंशिका और अंश पीछे बैठे थे तो ड्राइविंग सीट पर अंश और उसके साइड में रीवांश कार में बैठते ही अंश कार स्टार्ट कर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाता है। दिल्ली एंज विला कियान ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया ही था कि कोई उसे रोकते हुए कहता है, मामू वेट, मुझे आपसे कोई बात करनी है। उस बच्चे की बात सुन कियान पीछे मुड़ता है तो उसे उसके सामने अपनी बहन यानी कि वही लड़की जो कल ममता जी के साथ थी, ये है कियान की बड़ी बहन। इनकी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुए है। इनका नाम नंदनी बजाज है और इनके पति का शौर्य बजाज जो इंडिया के तीसरी नंबर पर आती है, और वो बच्चा इनका बेटा ईशान शौर्य बजाज। शौर्य और नंदनी यूएस चले गए थे लेकिन अभी 1 साल पहले ही वो वापस आए थे, लेकिन शौर्य अभी भी यूएस में ही था, इसलिए नंदनी और ईशान अभी के लिए एंजल विला में ही रहते थे। नंदनी एक फैशन डिजाइनर थी और ईशान भी अभी 7 साल का था। कियान को रुका देख ईशान उसके पास आता है और कहता है, मामू मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या बात, आप बस मामू को बताओ, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कियान ईशान की बात सुन थोड़े प्यार से कहता है। वही नंदनी चुपचाप खड़ी थी। जब से उसे ये पता चला था कि कियान ने आयरा और एंजल को कैसे ट्रीट किया है, तब से वो कियान से बात नहीं करती थी। मामू मेरी फेवरेट पेंटर मिस है का बहुत बड़ा एग्जीबिशन है और मुझे उसमें जाना है, लेकिन मोम मुझे लेकर नहीं जा रही, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे प्लीज। ये कहते हुए ईशान आस भरी नजरों से कियान को देख रहा था, जिसे देख कियान एक नजर नंदनी को देखता जो सिर्फ ईशान को देख रही थी। ये देख वो ईशान से कहता है, ठीक है मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन उसके बदले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। ठीक है मामू, मुझे मंजूर है, ईशान खुश होते हुए कहता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहता है, वैसे मामू मैंने सुना था मामी भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। ईशान का सवाल सुन कियान के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसे देख नंदनी कुछ कहती उसे पहले ही कियान कहता है, हाँ वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, क्या आपको उनकी पेंटिंग देखनी है। हाँ मुझे मामी की पेंटिंग देखनी है। ये कहते हुए ईशान के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती थी, जिसे देख कियान उसे आयरा की एक पेंटिंग के पास ले जाता है और कहता है, ये देखो यही है आपकी मामी की पेंटिंग। कियान के इतना कहते ही ईशान उस पेंटिंग को देखने लगता है। वो उस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था, जिसे देख कियान कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से पेंटिंग को क्यों देख रहे हो। चैप्टर 20 पंडित जी की चेतावनी कियान को। कियान का सवाल सुन ईशान कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मामू मामी के पेंटिंग का पैटर्न बिल्कुल मिस है मैं पेंटर जैसा है। ईशान की बात सुन कियान के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसे नंदनी देख लेती है और वो ईशान को डांटते हुए कहती है, बस बहुत हुआ ईशान, तुम्हारी एग्जीबिशन में जाने की बात पर मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने दाल में जो आए बोलते जाओ, अभी के अभी अपने रूम में जाओ।
पर मोम में ईशान अपनी बात पूरी करता उससे पहला ही नंदनी उसकी बात काटते हुए कहती है, तुमने सुना नहीं ईशान मैंने क्या कहा, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। अपनी मोम की डांट सुन ईशान वहां से अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद नंदनी भी वहां से जाते हुए कहती है, वो बच्चा है उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि तुम आयरा और एंजल को ढूंढना भी बंद कर दो और वो जहां है उन्हें चैन से रहने दो। अगर ईशान और शौर्य आपसे दूर हो जाए तो क्या आप जी सकेगी? कियान नंदनी की बात सुन अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है। उसकी ऐसी आवाज सुन नंदनी उसकी तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने उन्हें तुम्हारी तरह हट नहीं किया इसलिए वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इतना कहकर वो बिना एक पल रुके वहां से चली जाती है। उसे जाता देख कियान अपने मन में कहता है, इसलिए तो उन्हें ढूंढ रहा हूं ताकि उनसे माफी मांग सकूं और उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में ला सकूं। ये सोचते हुए कियान विला से बाहर निकल अपनी कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार स्टार्ट होती है और ऑफिस की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ आयरा और बाकी सब फ्लाइट में बैठ चुके थे और उनकी फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी थी। एंजल रिवांश के साथ मस्ती कर रही थी तो अंश और वंशिका काम की बातें कर रहे थे तो आयरा बाहर की तरफ देख रही थी। वो बाहर देखते हुए अपने मन में कहती है, तैयार हो जाइए मिस्टर रायजादा, मैं आ रही हूँ। आप चाहे उन्हें कितना भी छुपा कर रख ले लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर अपना बदला लेकर रहूंगी चाहे जो हो जाए। वो ये सोच रही थी कि कियू उसके गोद में बैठते हुए कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। कियू की बात सुन आयरा अपनी सोच से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है फिर आप मेरे गोद में सो जाओ। अपनी मम्मा की बात सुन कियू आयरा के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर लेती है तो आयरा भी उसके बाल सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन्हें ऐसे देख वंशिका कहती है, काश इनका ये सुकून दिल्ली जाने के बाद छान ना जाए। वंशिका की बात सुन अंश भी आयरा और कियू को देखते हुए कहता है, नहीं छिनेगा और ना हम छिने देंगे। उसकी बात सुन वंशिका अंश को हक कर लेती है तो वही रिवांश अपनी आंखों पर आई मास्क लगाते हुए कहता है, यार मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आई है, कम से कम मेरे सामने तो ये सब मत करो। उसकी बात सुन अंश और वंशिका हंसने लगते हैं। कियान की कार। इस वक्त कियान का दिमाग गुस्से की वजह से गर्म हो रहा था जिसका एहसास आगे बैठे विराज और ड्राइवर को भी हो रहा था और उसी वजह से उनके पसीने भी छूट रहे थे। वही कियान का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था क्योंकि पिछले आधे घंटे से इस ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब शकियान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, और कितना टाइम लगेगा, मेरे पास और फालतू वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। अभी तक सामने का कुछ क्लियर नहीं हुआ है लेकिन हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। कियान का सवाल सुन विराज टपाक से जवाब देता है। उसका जवाब सुन कियान अपने दांत पिसते हुए कहता है, आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? कियान की बात सुन विराज जल्दी से कहता है, नो देख क्या रहे हो, जल्दी दूसरे रास्ते चलो। विराज की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और दूसरे रोड से लेता है। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि कियान को मंदिर के घंटियों की आवाज आई जिसे सुनना चाहते हुए भी कियान के मुंह से निकला स्टॉम्प। उसके इतना कहते ही कार रुक गई और उसके साथ बाकी की कार्स भी। कियान कार का डोर ओपन कर नीचे उतरा और मंदिर में जाने लगा। ये देख विराज ड्राइवर और गार्ड्स भी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कियान को कभी मंदिर में जाते हुए तो क्या उसका जिक्र करते हुए भी नहीं सुना था और आज वो मंदिर में जा रहा है। देख विराज कहता है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतना कहकर वो एक चुटी काटता है जिसे उसकी तो चिक नहीं निकलती लेकिन उसके बगल में खड़े गार्ड की निकल जाती है जिसे सुन विराज उसे घूरते हुए कहता है, चुटी मैंने काटी है और चिल्ला तुम रहे हो। विराज की बात सुन वो गार्ड अपना हाथ सहलाते हुए उसे घूर कर देख कहता है, बेवकूफ इंसान, खुद तो तब चिखेगा ना जब चिटी तुमने खुद की काटी हो, और अगर चुटी काटने का इतना ही शौक है तो लाओ मैं लेता हूँ तुम्हारी चुटी जिसे एक ही बार में सारे सपनों से बाहर आ जाओगे। उसकी बात सुन विराज जल्दी से कहता है, कौन सा सपना, कैसा सपना, मैं किसी सपने में नहीं हुई इसलिए तुम्हें मुझे चुटी काटने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो उस गार्ड से 2 कदम दूर हो जाता है। वही मंदिर में पहुंचते ही कियान देखता है कि अंदर महादेव और पार्वती जी की मूर्ति है जिनके गोद में कार्तिक और गणेश जी भी है। उन चारों की मूर्ति देख कियान के सामने खुद के फैमिली की तस्वीर आती है जिसे कियान के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। तभी एक पंडित जी वहां आए और कियान को देख बोले,
वो आ रही है इस बार बदला लेने, जो उसके साथ हुआ उसका न्याय करने। वो तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन तुम्हारे गलत निर्णय की वजह से उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब वो बदल चुकी है और सब बदलने वाली भी है। सावधान रहना। हर हर महादेव। इतना कहते हुए वो पंडित जी मंदिर के पीछे चले जाते हैं। वही कियान उनकी बात सुन हैरान था। उन्हें जाता देख वो उनके पीछे जाता। उससे पहले ही कियान का फोन रिंग करता है, तो कियान अपना फोन देखता जिस पर विराज का नाम शो हो रहा था। कियान उसे इग्नोर कर उन पंडित जी की तरफ देखता है, तो पाता है वो पंडित जी वहाँ है नहीं। जिसे देख कियान वही के एक आदमी से पूछता है, सुनो, वो पंडित जी कहाँ गए? जय अभी यही थे। वो पंडित जी तो मंदिर के पीछे गए होंगे ध्यान करने के लिए। दूसरे पंडित जी कहते हैं, जो अभी शायद अभी तक शिष्य थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।